everyone, welcome to NCERT Easy Explanation. From today we are going to start class 9 science chapters, जिसमें हम लोग आज इस वीडियो में फंडामेंटल यूनिट ऑफ द लाइफ क्या होता है उसका मोटा मोटी व्यू देखेंगे कि एनसीईआरटी में कौन कौन से पॉइंट्स दिए हुए हैं और वो उसको समझने की कोशिश करेंगे। और अगर आपको इस चैप्टर पे लाइन बाय लाइन यानी कि इस सारे पैराग्राफ का एकदम लाइन बाय लाइन आपको एक्सप्लेनेशन चाहिए तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। फिलहाल हम लोग इस वीडियो में बस देखेंगे कि फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ क्या होता है और इसमें मोटा मोटी कौन कौन से सब यूनिट दिए हुए हैं। ठीक है, चलो वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बच्चों कि जो फंडामेंटल यूनिट ऑफ द लाइफ होता है किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म का, वो सेल होता है। सेल को सबसे पहली बार जिस बंदे ने देखा था वो रॉबर्ट हुक था, जिसने 65 में उसने एक कॉर्क को उसने सेल समझा था। कॉर्क कुछ और नहीं होता है बल्कि वो पेड़ होता है, पेड़ की छाल में वो चीज़ पाया जाता है। आगे हायर क्लास में आप लोग जब जाओगे तो वहाँ पे आपको ये चीज़ पढ़ने को मिलेगा। ठीक है, यही वही चीज़ यहाँ पे मेंशन है। अब दूसरा क्वेश्चन ये है कि लिविंग ऑर्गेनिज्म किस चीज़ से बना होता है। तो बच्चों लिविंग ऑर्गेनिज्म जितने भी होते हैं, चाहे वो छोटे हो बड़े हो, अमीबा हो, पारामीशियम हो, या फिर तुम हो, या फिर एक हाथी हो, या फिर पेड़ पौधा हो, या फिर तुम बड़ा सा कोई भी ट्री ले लो, मतलब कोई भी चीज़ अगर जिंदा है तो वो सेल का बना होगा। ठीक है, यानी कि किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म का बेसिक यूनिट जो होता है वो सेल होता है। इसमें ये चीज़ बताया गया इस डायग्राम में कि जो ऑनियन होता है ना, प्याज का जो छिलका होता है, छिलके को माइक्रोस्कोप में देखा गया है तो यहाँ पे ये बात पता चली है कि बहुत सारे छोटे छोटे देखो इस तरह से यूनिट हैं जो कि मिल करके एक बड़ा प्याज का छिलका बना रहे हैं। ठीक है, तो इसको यही चीज़ यहाँ पे मेंशन है, जो कि आउटर जो सबसे होता है इसी को हम लोग सेल मेम्ब्रेन बोलते हैं, और ये जो अंदर में डॉट तुम ये जो देख रहे हो इसको हम लोग न्यूक्लियस बोलते हैं। ठीक है, इसके अलावा यहाँ पे कुछ एक्टिविटीज़ कराई गई हैं जो आप अगर आपको चाहिए तो मैं आपको लाइन बाय लाइन करके बता सकती हूँ। यहाँ पे देखो दिया है कि ये कुछ इम्पॉर्टेंट है, इसको जानना चाहिए। इसको मैं लाइन से बता देती हूँ आपको पहले कि सेल वेयर फर्स्ट डिस्कवर्ड बाय रॉबर्ट हुक ने सबसे पहली बार 65 में सेल को डिस्कवर किया था। उन्होंने ऑब्जर्व किया था कॉर्क स्लाइस को और माइक्रोस्कोप में, और फिर उसका ल्यूवेनहॉक नाम का एक साइंटिस्ट था जिसने 1674 ने, ये जितने मैं चीज़ें मार्क करी हूँ आप उसको नोट कर लो, ये सब MCQs के लिए इंपॉर्टेंट है और एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत इंपॉर्टेंट है। उसने इस एक लिविंग सेल को सबसे पहली बार देखा था। ठीक है, फर्स्ट टाइम उसने लिविंग सेल को सबसे पहली बार ल्यूवेनहॉक ने देखा था, और सिर्फ सेल को जो कि डेड सेल था उसको सबसे पहली बार रॉबर्ट हुक ने देखा था। कब देखा था आपको यहाँ पे टाइम भी याद होना चाहिए। ठीक है, इसके बाद रॉबर्ट ब्राउन थे, उन्होंने 1831 में सबसे पहली बार न्यूक्लियस की डिस्कवरी करी थी। उसके बाद में 1839 में परकिंजे ने प्रोटोप्लाज्म टर्म दिया था। ठीक है, प्रोटोप्लाज्म क्या होता है बच्चों कि ये जो मान लो ये सेल है, ये बीच में न्यूक्लियस हो गया। न्यूक्लियस सारे सेल में नहीं होता है, सिर्फ यूकैरियोटिक सेल्स में ही होते हैं। प्रोकैरियोटिक सेल में न्यूक्लियस नहीं होता है। और ये हमारा न्यूक्लियस है, और न्यूक्लियस के बाहर ये जितनी भी ये स्पेस बच रही है ना, दिस इज प्रोटोप्लाज्म। ठीक है, इसको हम लोग साइटोप्लाज्म भी बोलते हैं, प्रोटोप्लाज्म भी बोलते हैं। ठीक है, अब है ये किसने दिया था, तो परकिंजे ने दिया था। कब दिया था, तो 1839 में। ठीक है, अब बात करते हैं कि द सेल थ्योरी किसने प्रपोज किया था, तो बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ वो आगे चल के आपको पढ़ने को मिलेगा। दो साइंटिस्ट थे, यहाँ पे सिर्फ नाम मेंशन है, स्लाइडन एंड स्वान ने, तो उन्होंने सेल थ्योरी को सबसे पहली बार दिया था। और बाद में फिर रॉडॉल्फ वर्च्यू नाम का एक साइंटिस्ट था जिसने सेल थ्योरी को मॉडिफाई किया था 1855 में, और उसने एक टर्म दिया था कि प्री एग्जिस्टिंग सेल से ही नए सेल्स बनते हैं। ठीक है, इसके बाद विद द डिस्कवरी ऑफ द इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की डिस्कवरी कब हुई, तो 1940 में हुई थी। उसके बाद फिर हमने डिफरेंट स्ट्रक्चर ऑफ द सेल के अंदर जो भी डिफरेंट स्ट्रक्चर पाए जाते हैं उन सब के बारे में हमें जानने को मिला। यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स दिए हुए हैं सेल्स के, जैसे कि ये हमारा एक लंबा सा है, अगर ऐसा स्ट्रक्चर आपको देखने को मिले, ये स्मूथ मसल सेल है, ये हमारा ब्लड सेल है, इस तरह का कुछ होता है। नर्व सेल का ये स्ट्रक्चर है, बहुत इंपॉर्टेंट है, आपने 9th में भी पढ़ा होगा। ये ओवम है, सबसे फीमेल के अंदर होता है, और ये हमारा स्पर्म हो गया, ये बोन सेल हो गया, ये हमारा फैट सेल हो गया। ठीक है, तो ये कुछ फिगर्स दिए हुए हैं, इसको आपको याद रखना चाहिए।
और इसके बाद है कि यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि शेप और साइज़ जो होता है सेल का वो उसके फंक्शन के बेसिस पे अलग अलग हो सकता है। जैसे अमीबा है उसका शेप अलग होता है, पैरामीशियम है उसका अलग होता है, हर चीज़ का अलग अलग होता है। जहाँ तक हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन या फिर जिसको हम लोग सेल मेम्ब्रेन भी बोलते हैं, होता कि अभी मैंने बताया कि ये हमारा सेल है, ये हमारा न्यूक्लियस है। सेल का जो सबसे बाहर का लेयर होता है दिस इज़ प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ये यूनिवर्सल स्ट्रक्चर है, हर सेल में होता है। ठीक है, वही चीज़ देखो यहाँ पे लिखा हुआ है कि आउटर मोस्ट कवरिंग ऑफ द सेल डेट सेपरेट द कंटेंट ऑफ द सेल फ्रॉम इट्स एक्सटर्नल एनवायरनमेंट। एक्सटर्नल एनवायरनमेंट से सेल को जो चीज़ अलग करती है वही हमारा प्लाज्मा मेम्ब्रेन होता है। ठीक है, इसके अलावा हम बात करते हैं, यहाँ पे देखो क्वेश्चंस है, ये सारे क्वेश्चन अगर आप लोग की डिमांड हुई तो मैं ये सारे क्वेश्चंस भी आपको करवा सकती हूँ, लेकिन आप उसके लिए मुझे कमेंट करो। हु डिस्कवर सेल, किसने सेल को सबसे पहली बार ढूंढा? तो अभी मैंने बताया कि रॉबर्ट हुक ने सबसे पहली बार ढूंढा था। उसके बाद है कि वाई इज द सेल कॉल्ड द स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ द लाइफ। स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट ऑफ द लाइफ क्यों सेल को बोलते हैं? तो वो इसलिए बोलते हैं क्योंकि बिना सेल से ही हर चीज़ बनी है। तो जब सेल ही नहीं रहेगा तो ना तो स्ट्रक्चर बन पाएगा, और जब स्ट्रक्चर नहीं बनेगा तो फंक्शन कहाँ से होगा, तो इसलिए इसको बोलते हैं। इसके अलावा है कि व्हाट इज सेल मेड अप ऑफ, सेल किस चीज़ से बनता है, वो मैंने अभी प्लाज्मा मेम्ब्रेन वगैरह और चीज़ें बताई ना। और व्हाट इज़ द स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द सेल, क्या होता है, वो सारी की चीज़ें मैंने ऊपर में भी डिस्कस करी हैं। और इसके अलावा है कि यहाँ पे एक और क्वेश्चन है कि हाउ डू सबस्टांस लाइक CO2 एंड वाटर मूव इन एंड आउट ऑफ द सेल। CO2 एंड वाटर किस तरह से मूव करता है सेल के अंदर? तो बच्चों इसके मूवमेंट के अलग अलग तरीके हैं, लेकिन मोस्टली जो वाटर का मूवमेंट होता है वो सिंपल डिफ्यूज़न के थ्रू होता है, जिसको तुम ऑस्मोसिस भी बोल सकते हो। ठीक है, ऑस्मोसिस के थ्रू, तुम सिर्फ ऑस्मोसिस समझो। ऑस्मोसिस में क्या होता है कि वाटर का मूवमेंट होता है। ठीक है, इसके अलावा है कि व्हाई इज प्लाज्मा मेम्ब्रेन कॉल्ड द सेलेक्टिवली पर, प्लाज्मा मेम्ब्रेन को सेलेक्टिवली परमिएबल क्यों बोलते हैं? तो वो इसलिए बोलते हैं क्योंकि जो प्लाज्मा, ये हमारा सेल है, ये हमारा न्यूक्लियस है, ये मैंने बोला अभी आपको कि ये हमारा प्लाज्मा मेम्ब्रेन है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन को सेलेक्टिवली परमिएबल इसलिए बोलते हैं, सेलेक्टिव चीज़ों को ही अपने से में पास होने देता है, यानी कि यहाँ से कोई भी चीज़ अंदर तभी जाएगी जब प्लाज्मा मेम्ब्रेन उसको जाने देगा। अब प्लाज्मा मेम्ब्रेन से उन्हीं चीज़ों को सेल के अंदर जाने देता है जिसकी उसे रिक्वायरमेंट होती है। यानी कि ऐसा नहीं है, जो फॉर एग्जांपल तुमने अपने घर के बाहर अगर गार्ड रखा है तो गार्ड हर किसी को परमिट नहीं करेगा तुम्हारे रूम में, तुम्हारे घर के अंदर जाने के लिए। जब तुम उसे अलाउ करोगे कि हाँ इसको आने देना है, तभी वो आएगा। तो वही सेम काम यहाँ पे प्लाज्मा मेम्ब्रेन का भी होता है। ठीक है, इसके अलावा है कि सेल वॉल क्या होता है। देखो बच्चों, ये हमारा सेल था, ये हमारा न्यूक्लियस था, ये सेल के जो सबसे बाहर लेयर था ये मैंने बोला कि ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन था। प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बाहर जो स्ट्रक्चर होता है ये सारे सेल में नहीं होता है। ये जो मैंने आपको स्काई कलर से हाईलाइट किया है, दिस इज कॉल्ड सेल वॉल। सेल वॉल मोस्टली जो होता है प्लांट सेल में होता है, एनिमल सेल में सेल वॉल नहीं होता है। ठीक है, तो सेल वॉल कुछ सेल में होता है, कुछ में नहीं होता है। ठीक है, तो इसलिए ये यूनिवर्सल फीचर नहीं है। तो वही चीज़ यहाँ पे है कि प्लांट सेल इन एडिशन टू द प्लाज्मा मेम्ब्रेन हैव अनदर रिजिड आउटर कवरिंग। देखो रिजिड होता है, आउटर कवरिंग होता है ऑफ द सेल वॉल। ठीक है, द सेल वॉल लाइज आउटसाइड द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। सेल वॉल कहाँ पे लाई करता है? तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बाहर में लाई करता है। और तो प्लांट सेल वॉल इज मेनली कंपोज्ड ऑफ सेल्यूलोज। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों MCQ के लिए तुम्हारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, कि सेल वॉल जो होता है किस चीज़ से बनता है प्लांट का? तो सेल्यूलोज से बनता है। सेल्यूलोज क्या होता है? तो सेल्यूलोज इज ए कॉम्प्लेक्स सबस्टांस होता है जो प्रोवाइड करता है स्ट्रक्चरल स्ट्रेंथ टू द प्लांट को स्ट्रक्चरली यानी कि वो मजबूती देने का काम करता है। ठीक है, और व्हेन अ लिविंग प्लांट सेल, जब एक लिविंग प्लांट सेल जो होता है लॉस ऑफ वाटर, जब पानी को अपना निकालता है ऑस्मोसिस के जरिए, देयर इज अ श्रिंकेज और कॉन्ट्रैक्शन ऑफ द कंटेंट ऑफ द सेल अवे फ्रॉम द सेल वॉल। दिस फिनोमेना इज नोन एज प्लाज्मोलाइसिस, और वी कैन ऑब्जर्व दिस फिनोमेना बाय परफॉर्मिंग द फॉलोइंग एक्टिविटी। देखो होता क्या है ना, ये एक्टिविटी में वही चीज़ लिखा हुआ है, लेकिन मैं इसको आसान भाषा में समझा रही हूँ कि मान लो ये एक हमारा प्लांट सेल है। ठीक है, ये हमारा न्यूक्लियस हो गया, ये जो आउटर कवरिंग है ये हमारा सेल वॉल हो गया। ठीक है, और ये जो इनर वाला स्काई वाला है ये हमारा प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, और ये वाला जो है ये हमारा सेल वॉल है। ठीक है, होता क्या है कि अंदर में बहुत सारा पानी है। ठीक है, मान लो जब ये पानी बाहर निकलेगा तो तुम ऐसे समझो, तुमने एक प्लास्टिक लिया, प्लास्टिक में पानी भर दिया, अब तुम उस पानी को निकाल दो तो क्या होगा? जो प्लास्टिक रहेगा, या फिर तुम सिंपल ये समझो बैलून लो, बैलून में तुमने हवा डाला, अब तुम उस हवा को निकालोगे
तो बैलून क्या होगा, धीरे धीरे करके श्रिंक करेगा। लेकिन अगर उस बैलून के चारों तरफ तुमने एक ऐसा कवरिंग लगा दिया जो कि एकदम बैलून के जैसा है, बैलून का जो शेप है वही शेप उस लोहे का या फिर प्लास्टिक का, ये जिस भी चीज़ का तुमने कवरिंग लगा बिल्कुल वैसा है, तो जब भी तुम बैलून का हवा निकाल भी दोगे फिर भी तुमको लगेगा कि वो शेप वैसा ही मेंटेन किया हुआ है। सेम वैसे ही जो प्लांट सेल होता है, प्लांट सेल के अंदर से अगर पानी निकल भी जाएगा तो भी जो प्लांट का सेल वॉल है, सेल वॉल की वजह से प्लांट सेल का जो स्ट्रक्चर है उस पर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, वो वैसे ही रहेगा। लेकिन ये जो प्रोसेस है ना, इसको हम लोग प्लाज्मोलाइसिस बोलते हैं। जैसे मान लो अभी प्लांट सेल का स्ट्रक्चर ऐसा है, लेकिन अब जब पानी निकल जाएगा तो क्या होगा, अभी ऐसा है, अब मान लो कि इस तरह का हो गया, ये जो सेल मेम्ब्रेन है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन ये वाला जो है, अब मान लो प्लाज्मा मेम्ब्रेन ये वाला हो गया, अब ये हो गया प्लाज्मा मेम्ब्रेन, तो ये जो बीच का ये देखो स्पेस तो घट गया ना, तो ये जो प्रोसेस हुआ ना, इसी प्रोसेस को प्लाज्मोलाइसिस बोलते हैं। ठीक है, वही चीज़ यहाँ पे मेंशन है। और इसके अलावा है कि न्यूक्लियस क्या होता है, तो अभी मैंने बताया कि हमारा सेल है, सेल के अंदर ये वाला जो स्ट्रक्चर होता है दिस इज़ न्यूक्लियस, ये हमारा न्यूक्लियस है। अब इसके बाद में न्यूक्लियस बहुत इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि सेल को कौन, जैसे हर घर में गार्जियन का होना ज़रूरी है, उसी तरह सेल का जो गार्जियन है वो न्यूक्लियस है। तो वही है कि अकॉर्डिंग टू देयर केमिकल कंपोजिशन डिफरेंट रीजन ऑफ द सेल टू गेट कलर डिफरेंटली, सम रीजन अपेयर डार्कन इन द ऑर्गेनिज्म, सॉरी ये कुछ खास नहीं है, लिव इट। उसके बाद ये क्या है, ये प्रोकैरियोटिक सेल है। प्रोकैरियोटिक सेल बच्चों, वैसे प्रो का मतलब देखो, प्रो का मतलब होता है पहले, अकैरियोट का मतलब होता है न्यूक्लियस। ठीक है, तो वैसा सेल जो न्यूक्लियस आने से पहले आया, ठीक है, बिफोर न्यूक्लियस, न्यूक्लियस आने से पहले जो सेल आया उसको बोलते हैं प्रोकैरियोटिक सेल। मतलब ये हुआ कि ये प्रोकैरियोटिक सेल है, इसके अंदर जो होता है वो न्यूक्लियस नहीं होता है, बल्कि जो भी जेनेटिक मटेरियल होते हैं वो इस तरह से बिखरे हुए रहते हैं। ठीक है, तो ये हमारा प्रोकैरियोटिक सेल है। साइटोप्लाज्म की अगर हम बात करें तो दोनों ही सेल में होता है। अभी तक तुमने क्या समझा कि दो तरह के सेल्स हुए, प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक। प्रोकैरियोटिक सेल हो चाहे यूकैरियोटिक, दोनों में साइटोप्लाज्म होगा ही होगा। ठीक है, साइटोप्लाज्म के अंदर ही सेल ऑर्गेनेल्स पाए जाते हैं। ठीक है, प्रोकैरियोटिक सेल जो होते हैं बिसाइड एब्सेंस ऑफ डिफरेंट न्यूक्लियस, वही चीज़ देखो यहाँ पे लिखा हुआ है कि जो प्रोकैरियोटिक सेल होते हैं उसके अंदर कोई खास न्यूक्लियस नहीं होता है। ठीक है, मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स वगैरह इसमें नहीं होते हैं। अब बात करते हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या होता है, तो सेल ऑर्गेनेल हम लोग डिटेल में समझेंगे। यहाँ पे एक बार देख लेते हैं वीडियोस, सॉरी ये फिगर को ध्यान से देखो। ये एक हमारा प्लांट सेल का स्ट्रक्चर है। प्लांट सेल में देखो क्या दिया हुआ है। सबसे पहले सबसे बाहर का जो स्ट्रक्चर है डैट इज़ सेल वॉल। उसके बाद देखो सेल मेम्ब्रेन होगा, कहीं ढूंढो सेल मेम्ब्रेन कहाँ है, ये रहा प्लाज्मा मेम्ब्रेन। उसके अंदर में ये जितनी भी चीज़ें देख रहे हो ना, ये सारे के सारे साइटोप्लाज्म में आते हैं। उसके बाद में ये हमारा स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हुआ, ये लाइसोसोम। ये फिगर तुम अभी याद कर लो, ये तुमको 11th 12th हर जगह काम आएगा, क्योंकि हर जगह तुमको इस फिगर की ज़रूरत पड़ेगी और हर जगह सेम यही फिगर आपको मिलेगा। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या होता है वो सबको डिटेल में बताया जाएगा आपको। क्लोरोप्लास्ट, न्यूक्लियस, गोल्जी अपरेटस, या फिर ये सारी चीज़ें, माइटोकॉन्ड्रिया, राइबोसोम, जो भी ये सारे के सारे इसी में आते हैं। गोल्जी अपरेटस क्या होता है, लाइसोसोम किसे कहते हैं, इसके अलावा है कि माइटोकॉन्ड्रिया जिसको पावर हाउस ऑफ द सेल बोलते हैं, बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट और बहुत ज़्यादा रट्टूमल स्टेटमेंट है। और प्लास्टिड को आगे चल के हम लोग देखेंगे कि दो तरह का होता है, ल्यूकोप्लास्ट होता है, क्रोमोप्लास्ट होता है। ल्यूकोप्लास्ट के अंदर ही फिर अलग से डिफरेंट मतलब इसमें डिवीज़न होता है। वैक्यूल्स जो कि सिर्फ और सिर्फ प्लांट सेल में ही पाया जाता है, जो कि स्टोरेज के लिए लिक्विड स्टोर होता है प्लांट में, इसके अलावा ये कहीं नहीं होता। फिर उसके बाद हम बात करेंगे सेल डिवीज़न क्या होता है, सेल डिवीज़न में कितने तरह का होता है, जिसमें माइटोसिस वगैरह के बारे में आपको पढ़ना है। और इस तरह से हम लोग एट द एंड ऑफ द चैप्टर वी विल डिस्कस अबाउट द बेसिक क्वेश्चन रिगार्डिंग दिस चैप्टर, दैट इज़ कंपेरिजन। हम लोग करेंगे कि प्लांट और एनिमल सेल के बीच में क्या डिफरेंस होता है, प्रोकैरियोटिक सेल और यूकैरियोटिक सेल किस तरह का होता है। इसके अलावा क्या होगा अगर प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो होता है रप्चर हो जाएगा, अगर और भी जो भी यहाँ पे क्वेश्चन आपको, अमीबा क्या होता है, ऑस्मोसिस किसे कहते हैं, यानी कि आपके इसमें जितने भी क्वेश्चंस दिए हुए हैं ये सबका डिटेल में हम लोग आंसर तैयार करेंगे। लेकिन उसके लिए ज़रूरी है कि आप लोग मुझे कमेंट करो कि आपको वीडियोस चाहिए। ओके, थैंक यू।